हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अभी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था डॉबेरेनर ट्रायड्स क्या होता है और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कस किया था हमने। अभी यहां पर डॉबेरेनर और न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, और इसी ड्रॉबैक्स के ऊपर ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट हमारा टाइप इन्वेंट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन। नाउ अभी मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था, इसमें ऐसा क्या स्पेशल था वो हमें डिस्कस करना है। तो मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला, जैसा डॉबेरेनर और न्यूलैंड ने किया था कि उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो इन सिमिलर वे मेंडेलीव ने भी क्या किया, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उसको रीअरेंज किया गया। लेकिन मेंडेलीव ने एक चीज डिफरेंट किया कि मेंडेलीव ने एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे जब ये मेंडेलीव ने टेबल फॉर्म किया था। एट दैट टाइम मेंडेलीव ने क्या किया यहां पर कि वो जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे एलिमेंट्स के उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अभी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की वजह से उसको आइडिया आ गया कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर है। एंड देन उसके बाद उसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स नोन थे ये सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसका मतलब है क्या कि जैसे न्यूलैंड और डॉबेरेनर में हुआ था कि जितने भी एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। नाउ अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर उसको ऑब्जर्व हो रहे थे ये सबको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। तो इसके वजह से एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर था। लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ये प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर एटॉमिक मासेस के बाद रिपीट हो रहा था। तो इसके ऊपर से उसने एक लॉ फॉर्म किया जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ। अब ये मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी कोई भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ये क्या होती है, एटॉमिक फंक्शन होती है, सॉरी पीरियडिक फंक्शन होती है किसका, उसके एटॉमिक मास का। अब ये पीरियडिक फंक्शन क्या होता है ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये वर्ड हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज, या फिर लेट से यहां पर प्रॉपर्टीज की बात चल रही है कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के ये एक पर्टिकुलर सेम एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब सेम प्रॉपर्टीज मुझे आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी रिपीट होकर बार बार वही प्रॉपर्टीज रिपीट मिल रहा है। और दैट्स वाई ये जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है उसको बोला गया पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या कि वो जो प्रॉपर्टीज है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या फिर आफ्टर पर्टिकुलर एटॉमिक मासेस। नाउ अब ये जो रिपीटिंग प्रॉपर्टीज है ये रिपीटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर से उसने क्या किया, टेबल फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये पीरियडिक फंक्शन का मीनिंग क्लियर है सबको। तो ये जो लॉ है ये 1 मार्क के लिए लिखने के लिए आ सकता है कि स्टेट मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ। तो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ अगर आपको लिखने के लिए आएगा फॉर 1 मार्क तो आपको ये इतना लिखना है। ठीक है, तो मेंडेलीव का बस यही बोलना था कि कोई भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एंड पर्टिकुलर एटॉमिक मासेस के बाद सेम प्रॉपर्टी आपको रिपीटिंग बार बार मिलते रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन का लॉजिक। लेकिन ये जो मेंडेलीव पीरियडिक लॉ था ये बहुत फेमस हुआ था उस जमाने में कि जैसा डॉबेरेनर और न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन एकदम बुरा था ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जितना फेम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला था जितना मेंडेलीव को मिला था। अब ये क्यों हुआ था, इसका रीजन हमें मिलेगा उसके मेरिट्स के अंदर, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहला देखेंगे कि मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियडिक टेबल, कि मेंडेलीव का जो पीरियडिक टेबल था उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे। मेरिट्स इन द सेंस उसका एडवांटेजेस क्या था। तो सबसे पहला एडवांटेज, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज्ड। ठीक है, अभी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो रीजन है ये बहुत डिराइव करके या फिर बहुत लेंथी दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में कैसा याद रखना है बस इसलिए मैंने इसको बोर्ड में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ है ये मेंडेलीव पीरियडिक लॉ का सबसे पहला एडवांटेज है कि मेंडेलीव ने क्या किया, एट दैट टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे ये सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया, उसने खुद ने फिर से एक बार रिवाइज किया। अभी आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या अलग किया गया उसने,
बाकी जो साइंटिस्ट है, बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया कि एवरी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो उन्होंने खुद से कैलकुलेट नहीं किया, कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मेंडेलीव हूं, ठीक है, और मेरे प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या करके रखा है, एवरी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान या फिर आप लोग या फिर मैं रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि छोड़ना, पिछले वाले ने अगर वैल्यूज निकाला है तो मैं क्यों बार बार निकालूं, कि जैसा एग्जाम के अंदर भी बहुत बार होता है ऐसा हमारा, कि एग्जाम के अंदर हम लोग बहुत बार क्या होता है कि हम लोग करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे पीछे वाले का अगर आंसर अलग आया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अपना आंसर रफ करके उसका आंसर लिख देते, ठीक है, और बाद में जब पेपर हाथ में आता है तभी समझ में आता है कि हमारा आंसर रॉन्ग था लेकिन उसका, सॉरी, हमारा आंसर सही था लेकिन उसका रॉन्ग था, और हमने उसका देख के हमारा रॉन्ग कर दिया। तो मेंडेलीव ने गलती नहीं किया। मेंडेलीव ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उसको चाहिए थे, ये सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उसने खुद से फिर से एक बार कैलकुलेट किया, मतलब रिवाइज किया, और जब भी उसने रिकैलकुलेट किया तब भी उसने एक चीज ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि उसने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है ये प्रीवियस साइंटिस्ट ने गलत निकाले थे, मतलब उनका जो आंसर था वो गलत था। तो इसने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को सबसे पहले तो करेक्ट किया। अभी आप बोलोगे ठीक है सर करेक्ट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्लासिफिकेशन में क्या फायदा होगा, ऑब्वियसली होगा, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए के रखा हुआ है यहां पर बेरिलियम का, ठीक है। अब ये जो बेरिलियम है, ये बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो पहले कैलकुलेट किया गया था 14.09, लेकिन जब मेंडेलीव ने कैलकुलेट किया तो उसने ऑब्जर्व किया 9.4। अभी आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा, लेट्स से 14.09 एटॉमिक मास था उसका, तो इसका जो पोजीशन था लेट्स से 6th नंबर पे था, लेकिन बाद में जाके मालूम पड़ गया कि इसका एटॉमिक मास कितना, 9.4, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि पीरियडिक टेबल के अंदर उसका जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके पहले क्या हो रहा था कि जो बेरिलियम है उसको बोरॉन के पहले प्लेस करते थे, कि जबकि बोरॉन का जो एटॉमिक मास है एक्चुअल में वो क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये रिवीजन के वजह से या फिर ये जो रिकैलकुलेशन उसने किया, इसके वजह से फायदा क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के जो रॉन्ग एटॉमिक मासेस हम लोग आज तक यूज कर रहे थे, ये सारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा हो गया कि क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो एलिमेंट्स है उनका जो पोजीशन है वो क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड फायदा, सेकेंड एडवांटेज उसका जो था वो था कि उसने कोई फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए उसने क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ के रखा था। अभी ये सबसे ग्रेट चीज था जो मेंडेलीव ने किया था, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर ही नहीं हुए, मतलब दुनिया में बता ही नहीं कि ये एलिमेंट्स दुनिया में है कि नहीं है, ये एलिमेंट्स के लिए उसने ऑलरेडी क्या किया था, टेबल के अंदर प्रोविजनिंग करके रखा था, मतलब क्या, उसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ के रखा था, ठीक है। तो उसने 3 एलिमेंट्स के लिए स्पेशली जगह छोड़ा था, जिनका नाम था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है, हमने गैलियम सुना है, सिलिकॉन सुना है, एल्यूमिनियम सुना है, लेकिन ये इका क्या है, ठीक है। तो ये जो बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन मेंडेलीव क्या बोला कि आने वाले समय में या फिर फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, और नए एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं, और ये जो नए एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं उनका मैं नामकरण करता हूं क्या, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, ठीक है। बाद में जाके जब भी फ्यूचर के अंदर क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट जब भी डिस्कवर किए गए, एट दैट टाइम साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे सिमिलर वाले जो एलिमेंट्स है ये एक्चुअल में प्रेजेंट है दुनिया में, कि ऐसे ही प्रॉपर्टीज के वाले जो एलिमेंट्स है वो दुनिया में सचमुच में अभी भी प्रेजेंट है। तो बाद में जाके जब ये जो एलिमेंट्स जो उसने प्रेडिक्ट किए थे, ये जो था उसका प्रेडिक्शन था मतलब क्या कि ये एलिमेंट फ्यूचर में जाके डिस्कवर होने वाले हैं, ये उसने अभी से प्रेडिक्ट करके रखा था। तो ये कितना ग्रेट चीज है, इमेजिन करो, ना वो एस्ट्रोलॉजर था, ना उसके पास कोई दिव्य शक्ति थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसने बस अपने स्टडीज के बेसिस पे क्या किया, फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले कोई 3 एलिमेंट्स के बारे में उसने अभी से बता के रखा था। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ नाम बता के रखा था, उसने वो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है ये भी उसने प्रेडिक्ट करके रखा था। और जब भी फ्यूचर में जाके वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, एट दैट टाइम ये जो प्रॉपर्टीज जो उसने बताया था, ऐसा ही सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो रियल एलिमेंट्स के अंदर ही दिखाई दिया। तो ये उसका सबसे ग्रेट चीज था, और इसी एलिमेंट्स को बाद में जाके नाम दिया गया स्कैंडियम,
देन गैलियम और जर्मेनियम, और ये नाम हम लोग अभी भी यूज करते हैं। तो बस नाम चेंज किया गया, जो फ्यूचर में साइंटिस्ट ने एलिमेंट डिस्कवर किया एट दैट टाइम ये एलिमेंट्स का बस नाम उन्होंने चेंज करके रखा, बिकॉज सेम नाम आने वाले एलिमेंट्स केमिस्ट्री में नहीं रख सकते। नहीं तो इसका और इसका जो प्रॉपर्टीज था, जो प्रेडिक्ट किया गया था और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज था वो क्या था, एकदम सिमिलर था। आपके टेक्स्ट बुक में आपको टेबल भी देकर रखा है इसके लिए, उसका एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ तो ये था उसका सेकेंड एडवांटेज कि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए उसने क्या करके रखा था, टेबल में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ के रखा था, और ये जो एलिमेंट जो डिस्कवर हुए फ्यूचर में, ये एलिमेंट्स प्रॉपरली प्लेस भी हो गए वो टेबल के अंदर। तो ये सबसे ग्रेट बात है कि जो चीज दुनिया को अभी तक बताई नहीं है, वो चीज के बारे में अभी से बता के रख रहा हूं। ठीक है। नाउ उसके बाद तीसरा एडवांटेज था उसका कि यहां पर जब भी उसने ये टेबल फॉर्म किया था, एट दैट टाइम नोबल गैसेस के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था। अब ये नोबल गैसेस क्या होते हैं, नोबल गैसेस को नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी बोला जाता है। अभी नोबल गैसेस के लिए टेबल के अंदर जगह ही नहीं था। अभी वो टाइम नोबल गैसेस बता ही नहीं थे, तो जगह कहां से फॉर्म होगा। बाद में जाके नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ। अभी नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है, नोबल गैसेस का मतलब ऐसे गैसेस होते हैं कि जो गैसेस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। ठीक है, कि आप उसको किसी के साथ भी मिक्सअप कर दो, वो कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होके। कि जैसे हमारे क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको किसके बीच में भी बिठा दो, वो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं होते। ठीक है, और उसके अपोजिट कुछ कुछ बच्चे इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि उसको किसके बीच में बिठा दो, वो क्या हो जाते हैं, किसके साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो वैसा एलिमेंट्स का भी है कि कोई कोई एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, कि जो एकदम क्विकली किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकते हैं। एंड कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप उनको किसके साथ भी मिक्सअप कर दोगे तो भी वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं वो वही होते हैं। नाउ अभी नोबल गैसेस के लिए वो टेबल में जगह ही नहीं था। लेट्स से इमेजिन करते हैं कि ये जो है ये है मेंडेलीव का टेबल। ठीक है, नाउ अभी ये टेबल के अंदर कहीं पर भी नोबल गैसेस के लिए प्लेस नहीं था। तो मेंडेलीव ने क्या किया, सेम टेबल के अंदर बस एक आखिरी में एक ग्रुप ऐड किया गया एक्स्ट्रा, और इसी ग्रुप को उसने नाम दे दिया जीरो ग्रुप। और ये जीरो ग्रुप के अंदर क्या किया, उसने सारे इनर्ट गैसेस को प्लेस किया। ठीक है, और ये जो इनर्ट गैसेस है ये प्रॉपरली वो टेबल में फिट भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल टेबल को बिना डिस्टर्ब किए यहां पर क्या किया गया, मेंडेलीव ने क्या किया, ये गैसेस के लिए वहां पर प्लेस फॉर्म कर दिया। और इन दिस वे यहां पर जीरो ग्रुप के लिए भी यहां पर, या फिर नोबल गैसेस के लिए भी यहां पर प्लेस फॉर्म किया गया। तो ये था उसका थर्ड डिसएडवांटेज। नाउ अभी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी रहेगा ही रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसके अंदर सारी अच्छी अच्छी चीज है। ठीक है, वो आपका कोई थियरी होने दो, कोई इंसान होने दो, आपका फ्रेंड होने दो, गर्लफ्रेंड होने दो, कोई भी होने दो। ठीक है, सारी की सारी अच्छी चीजें आपको किसी के अंदर भी नहीं मिलेगी। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है उसके लिमिटेशंस क्या आते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके, नाउ अभी डीमेरिट्स जो है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के, डीमेरिट्स क्या क्या थे या फिर उसके अंदर क्या, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थे, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ड्रॉबैक है कि कोबाल्ट और निकेल, ये जो दो एटम्स है, सॉरी ये जो दो एलिमेंट्स है, ये दोनों एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक मास जो था वो सेम था। अभी आप बोलोगे सर सेम होने से क्या प्रॉब्लम आने वाला है, मुझे बताओ। एटॉमिक मासेस जो हमने अरेंज किया था यहाँ पर, ये एटॉमिक मासेस का अरेंजमेंट कैसे किया था हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो लेट्स से इमेजिन करते हैं कि कोबाल्ट या निकेल दोनों का भी एटॉमिक मास है लेट्स से 15। तो जब भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, एट दैट टाइम मैंने कोबाल्ट को ऊपर लिखा और निकेल को नीचे लिखा तो भी सही है, एंड निकेल को ऊपर लिखा एंड कोबाल्ट को नीचे लिखा तो भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि कोबाल्ट और निकेल ये दोनों का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होने वाला है, मतलब किसको ऊपर प्लेस करना है, किसको नीचे प्लेस करना है, इसके अंदर कंफ्यूजन है। तो ये हो गया सबसे पहला ड्रॉबैक कि कोबाल्ट और निकेल इसका जो पोजीशनिंग है, ये पोजीशनिंग के बारे में क्या था, कंफ्यूजन था। व्हाई? बिकॉज़ ये दोनों का भी जो एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक मास एग्जैक्टली सेम था। सेकंड डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर ये जो टेबल है इसके अंदर आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं था।
अभी 1 सेकंड बताता हूँ बच्चों की ये जो डिसएडवांटेजेस है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बहुत लॉन्ग फॉर्म में देके रखा हुआ है, ये एज इट इज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। इसका जो नोट्स रहेगा ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका जो लिंक है या फिर जहां पर भी अपलोड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, कि कोई भी कंसेप्ट आपको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि कंसेप्ट समझने के पीछे नहीं भागते हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पूरा का पूरा लाइन है ये मुझे रटना है, ये हमें स्कूल सेक्शन से आदत लगा हुआ रहता है कि बुक लो या फिर डाइजेस्ट लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, रट्टा मारो, लिख के आओ। लेकिन ऐसा लाइफ नहीं चलता। जब तक आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तब तक आपको साइंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो उसके जो कीवर्ड्स क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या है, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप 4 वर्ड्स में भी आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में लिख के रखा है ताकि आपको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये तो पूरा टेक्स्ट बुक में ही आप लिख सकते हो लिखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक बार कांसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको इसका क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसका आंसर जो रहेगा तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सर इनका हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए या फिर इसका जो प्रॉपर आंसर्स रहेगा कि कैसे लिखना है ये प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं कहीं ना कहीं पर तो उसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सेकंड डिसएडवांटेज था इसका कि यहाँ पर आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं था। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं मुझे पहले वो समझना पड़ेगा। आइसोटोप्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जहां पर उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो रहता है वो अलग अलग होता है। अभी ध्यान से देखो, लेट्स से मेरे पास एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के मेरे पास दो आइसोटोप्स है। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम के दो जुड़वा भाई है, लेट्स से ये है एल्यूमिनियम 1 और एल्यूमिनियम 2। एज्यूम करते हैं, ऐसा कुछ नाम नहीं है लेकिन एज्यूम करते हैं। अभी दोनों जो एलिमेंट्स है दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों? दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या दोनों का प्रॉपर्टी जो रहेगा वो सिमिलर होने वाला है, लेकिन दोनों का वजन अलग रहेगा, जैसे दोनों का एटॉमिक मास अलग होने वाला है। अब ये जो एटॉमिक मास है ये अलग होने की वजह से मेंडेलियन क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि जिसका एटॉमिक मास अलग है उनको अलग अलग प्लेस दे दो या फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो एल्यूमिनियम और ये दूसरा वाला जो एल्यूमिनियम है ये क्या होगा, अलग अलग बॉक्सेस में जाएगा। लेकिन ये जो अलग अलग आइसोटोप्स है इनके लिए हमारे मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में जगह था ही नहीं। अभी आप बोल रहे थे सर मेंडेलियन इतना स्मार्ट था, आप बोल रहे हो, आपने इतना उसका तारीफ किया, तो इसने यहाँ पर ऐसा आइसोटोप के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज कि जब भी उसने ये टेबल फॉर्म किया था एट दैट टाइम आइसोटोप नाम का कांसेप्ट किसी को पता ही नहीं था। ये जो मेंडेलियन टेबल बना था ये बहुत सालों पहले बना हुआ था कि जिस टाइम में केमिस्ट्री इतना इवॉल्व हुआ भी नहीं था। ठीक है, तो बाद में जाके आइसोटोप डिस्कवर हुआ, लेकिन ये बाद में जाके जो आइसोटोप डिस्कवर हुआ उनके लिए टेबल में जगह नहीं था। तो ये था हमारा सेकंड डिसएडवांटेज कि आइसोटोप्स के लिए ये टेबल के अंदर जगह अवेलेबल करा के नहीं दिया गया था। थर्ड डिसएडवांटेज था कि ये जो एटॉमिक मासेस है, मुझे बताओ एटॉमिक मासेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया के रखा हुआ है इसको एटॉमिक मासेस को। एटॉमिक मासेस कभी एग्जैक्टली एकदम नंबर टू नंबर हो सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5। लेट्स से पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो लेट्स से 4.9 है, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास शायद से 5.5 हो सकता है, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास शायद से 7.2 हो सकता है, फोर्थ एलिमेंट का एटॉमिक मास शायद से 10.9 हो सकता है। तो एटॉमिक मासेस का जो अरेंजमेंट रहेगा वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब क्या, सेम वैल्यू से बढ़ रहा है क्या? यूनिफॉर्म मतलब क्या हो सकता है कि लेट्स से ऐसा वैल्यूज है कुछ 2 4 6, एक सेकंड, कि ऐसा कुछ है 2 4 6 10 12। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, कि जहां पर आपका जो एटॉमिक मास है ये इंक्रीज हो रहा है कैसे, बाय 2 टू देखो ना, दो से यहाँ पर वैल्यूज बढ़ रहा है। लेकिन रियल लाइफ में एटॉमिक मास का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अभी आप बोलोगे सर इससे प्रॉब्लम क्या आने वाला है? अगर ये यूनिफॉर्म होता था तो कोई भी एक बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर 6 और 10 इसके बीच में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, ऐसा एलिमेंट मिसिंग है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 8। तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट अगर रहेगा तो वहां पर बीच का जो मिसिंग एलिमेंट है इसके बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। लेकिन एक्चुअल अरेंजमेंट हमारा ऐसा था। अभी मुझे बताओ यहाँ पर बीच में कौन सा एलिमेंट आने वाला है,
ये आप बता सकते हो क्या या फिर मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट की वजह से जो दो एलिमेंट्स के बीच का जो एलिमेंट रहेगा कि जो शायद से डिस्कवर हुआ ही नहीं अभी तक, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये था हमारा थर्ड डिसएडवांटेज कि कि जो एटॉमिक मासेस थे इसका अरेंजमेंट था जो था नॉन यूनिफॉर्म था, और नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण मिसिंग एलिमेंट जो रहेगा दोनों के बीच में उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट डिसएडवांटेज था हमारा दैट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है, अभी यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे मेंडल पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो ग्रुप्स फॉर्म किए थे यहाँ पर, ये ग्रुप्स के अंदर प्रॉब्लम कहां पर आ रहा था आपका कि जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और 7, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने एलिमेंट्स है उनके साथ ही मैच हो रहा था और 7 के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके साथ ही मैच हो रहा था। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारा टेबल है, तो ये ग्रुप नंबर 1 है, फिर 2 अप टू लेट्स से यहां पर 7 है। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इनका प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर था। इन सिमिलर है ग्रुप नंबर 7 के अंदर के सारे हाइड्रोजन्स, जैसा आपका हो गया आयोडीन हो गया, देन आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, ये सारे। तो ये ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनके साथ में हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज मैच हो रहा है। मतलब मैं हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में प्लेस करूंगा तो भी सही है एंड 7 में प्लेस करूंगा तो भी सही है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो है इसको एग्जैक्टली प्लेस कहां पर करना है, ग्रुप नंबर 1 में करना है कि ग्रुप नंबर 7 में करना है, इसके बारे में मेन कंफ्यूजन था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का जो पोजीशन था ये यहाँ पर फिक्स्ड नहीं था। तो अगेन वही सेम प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं था इन द केस यहाँ पर कंफ्यूजन था उसके बारे में कि उसको ग्रुप नंबर 1 में रखना है एग्जैक्टली कि ग्रुप नंबर 7 में रखना है। बिकॉज़ दोनों भी जगह पर मैं अगर रखूंगा तो भी क्या होने वाला है, ये मैच होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 डिसएडवांटेज थे आपके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पर हमारा जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ये पूरा फिनिश हो गया। तो हमने देखा अभी तक मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, उसके बाद देखा उसके मेरिट्स क्या क्या है, उसके बाद देखा हमने डीमेरिट्स क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको इन्वेंट किया गया था, फिर इसको प्रपोज किया गया था बाय हेनरी मोसले। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।